नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है और आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक जो है आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और आपका टॉपिक जो है ये क्लियर भी हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो है वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका जो है लाभ मिल सके। तो आज का टॉपिक जो है बोलने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी ये वीडियो जो है वो KVS, NVS, DSSB, EMRS, बिहार एस्टेट, BPSC, UP TGT PGT, UGC नेट, यहाँ तक कि UPSC में भी ये इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जो है आर्ट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं उनमें जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं? तो चलिए हम जो है अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का, वो है गांधार कला, गांधार आर्ट जिसको कहा जाता है। तो हर चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे गांधार कहा जा रहा है, तो हर चीज़ के शब्द का, हर शब्द का जो है एक अर्थ होता है, एक मतलब होता है, एक मीनिंग निकलता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब मेसोपोटामिया की जो कला थी उसका जो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच के क्षेत्र को जो है मेसोपोटामिया कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह जो है मोहनजोदड़ो जो है उसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, है ना। तो ठीक उसी तरह जो है गांधार का भी अर्थ होता है द लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस, सुगंध की भूमि। सुगंध की भूमि को जो है गांधार कहा जाता है। गांधार जो है 16 महाजनपदों में से एक सबसे प्राचीन क्षेत्र था। 16 पहले प्राचीन में जो है 16 महाजनपद थे, उनमें से गांधार जो था एक था जहाँ पे कला पनपी थी, और भी जगहों में पनपी थी। ठीक है, तो अभी ये जो है वर्तमान में यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग और अफ़गानिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दो नदियों के संगम पर है, एक तो स्वायत्त घाटी और दूसरा है काबुल नदी, और उसके साथ साथ जो है ये खैबर दर्रे के बीच जो है स्थित है। कुषाणकालीन कला के इतिहास में हम देखें तो उस टाइम पे जो है 3 नवीन कला शैलियों का उदय हुआ था। हाँ, जिसमें से यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा गया। कुषाण के राजा जो कनिष्क थे वो महायानी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस महायानी शाखा ने कला के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व जो है अपनी देन दी थी, अपना योगदान जो है महायानी शाखा ने दिया था। और इससे पूर्व भगवान बुद्ध की मूर्तियों का कोई भी जो है उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, मूर्तियां नहीं देखने को मिलती हैं। मैंने एक आमतौर पर कहा जाए तो मूर्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। इस काल तक प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध का स्मरण जो है किया जाता था। कुषाणकालीन राजाओं के छत्र छाया में रहकर जो है गांधार शैली जो है विकसित हुई थी। यह तक्षशिला, कपिसा, पुष्कलावती, बामियान, जलालाबाद, हड्डा, स्वायत्त घाटी आदि जो थे इसके प्रमुख केंद्र रहे। यहाँ पर जो चित्रकला बनाई गई ये ग्रीकों के माध्यम से बनाई गई। जो ग्रीक शिल्पकार थे वही जो थे गांधार शैली के चित्रकार थे, किंतु उनकी कला का आधार भारतीय विषय, अभिप्राय और प्रतीक थे। इस प्रकार इस शैली का उदय जो था वो समन्वय का परिणाम था। भारतीय विषय होने के बावजूद भी कला शैली में यूनानी और रोमन का प्रभाव जो है देखा जा सकता है। इसलिए जो है इसे ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या यूनानी हिंदू यूनानी यानी इंडो ग्रीको भी कहा जाता है। गांधार देश में विकसित होने के कारण इस कला का नाम उस प्रदेश के अनुकूल जो है गांधार शैली भी पड़ा। यह कला जो थी रोमन साम्राज्य और एशियाई माइनर की हेलेनिस्टिक कला से भी प्रभावित थी, और इस काल में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। इस शैली में निर्मित अनेक मूर्तियां जो है गांधार प्रदेश से लेकर काबुल और खुत्तन तक जो है फैली हुई थी, यानी अफ़गानिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक जो है फैली हुई थी। इसका हम समय काल की बात करें तो मूर्तियों का समय काल जो है माना जाता है 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC के मध्य। लेकिन अगर पूछा जाए कि श्रेष्ठतम रचनाएं कब हुई तो इस शैली में श्रेष्ठतम रचनाएं जो हैं 50 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के मध्य जो है मानी जाती हैं। 50 से लेकर 200 ईस्वी के मध्य जो है गांधार शैली की श्रेष्ठ रचनाएं देखी गई। भारूत और सांची जो था
जो कनिष्क के समय कुषाण काल के समय जो है ये गांधार शैली का जो है चरम विकास हुआ और उस टाइम पे भारूत और सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप जो थे गांधार कला के एक उदाहरण माने जाते हैं। गांधार शैली इससे पूर्व जातक कथाओं का अंकन होता था। गांधार शैली से पूर्व जो है जातक कथाओं का अंकन होता था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले जो थी मूर्ति की कोई अवशेष या कोई उदाहरण देखने को नहीं मिले हैं कुषाण काल से पहले, पर गांधार शैली में जो है मूर्ति कला देखने को मिली। तो उसी तरह से वही मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि गांधार जो है गांधार से पूर्व जातक कथाओं का अंकन होता था। यह बात सांची और भारूत की पाषाण वेष्टनियों पर अंकित कथा प्रसंगों से विदित होता है। इस समय की बुद्ध के जीवन चित्रण में प्रतीकों का यूज़ किया गया था। जैसे कि बुद्ध के जन्म के लिए कमल पुष्प या संघजात शिशु के चरण चिन्ह का उपयोग किया गया था। महाभिनिष्क्रमण के लिए जो है सवार रहित अश्व के पुनरावर्तन को प्रतीक बनाया गया था। बोधि वृक्ष जो था वो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था। धर्मचक्र प्रवर्तन जो था वो प्रथम धर्मोपदेश का, और निर्वाण जो था वो निर्वाण का प्रतीक जो है स्तूप माने जाते थे। तो इन प्रतीकों का जो है उपयोग देखा जा सकता है। तो ये समस्त प्रतीक जो है सांची, भारूत और अजंता में देखे जा सकते हैं। ये प्रतीक इतने ही लोकप्रिय हो गए थे कि सांची के तोरण में 76 बार, स्तूप का 38 बार और धर्मचक्र का 10 बार उपयोग किया गया है। गांधार शैली को 2 खंडों में वर्गीकृत किया गया था। 2 भाग देखने को मिलता है। पहला भाग है प्रारंभिक गांधार कला और दूसरा भाग था परवर्ती गांधार कला। ठीक है, मैंने गांधार कला से पहली गांधार कला के बाद की शैली। तो गांधार कला के समय की शैली से पहले की शैली कैसी थी? मूर्तियों का निर्माण जो है मिट्टी, चूना और भित्ति स्तंभ या प्लास्टर का उपयोग करके किया जाता था प्रारंभिक गांधार में। और परवर्ती गांधार में जो मूर्तियां बनाई गई वो पाषाण की बनाई गई थी। यहाँ पे पत्थरों का उपयोग बहुत मात्रा में किया गया था। इस शैली पर विदेशी प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस दौर में गांधार कला की निम्नलिखित विशेषताएं जो है हम देख सकते हैं। पहला तो था कि मानव की शरीर सुंदर रचना की गई, मांसपेशियों को सूक्ष्म रूप से अंकित किया गया, शरीर पर पारदर्शी वस्त्रों पर सिलवटों का उपयोग देखने को मिलता है, अनुपम नक्काशी देखने को मिलती है। गांधार कला में बुद्ध की मूर्ति को इतना ही सुंदर बनाया गया कि ये जो मूर्तियां हैं यूनानी देवता अपोलो की तरह देखने में लगती हैं। इसमें जो गांधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां जो थीं उनमें हम देख सकते हैं कि घुंघराले बाल व मूंछ देख सकते हैं, ललाट पर भौं देख सकते हैं और सिर के पीछे जो है प्रभा मंडल देखा जा सकता है। वस्त्र पे सलवट और युक्त सलवटें देखी जा सकती हैं। चप्पल पहने हुए बुद्ध को यहाँ पर दिखाया गया है। माने पूरा ह्यूमन फॉर्म ही देखा गया है बुद्ध का, लेकिन वो एक माने ऐसा है कि वो ग्रीक देवता अपोलो से मिलता जुलता है। इस शैली की मूर्ति में जो भव्यता है, यद्यपि उसमें जो भारतीय कला और यूनानी और हेलेनिस्टिक प्रभाव जो देखा गया, ये स्पष्ट रूप से जो है हम लोग देख सकते हैं। और यही कारण है कि भारत की मुख्य धारा से ये कला जो है पृथक रही। हम ऐसा कह सकते हैं कि और भी यहाँ पर माने बुद्ध की मूर्तियों को छोड़कर और भी मूर्तियाँ यहाँ पर देखी गई। जैसे कि यहाँ पर कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें देवी रोमा की मूर्ति को बनाया गया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग पांचिक, हारिति, कुबेर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य आदि का भी चित्रण जो है गांधार शैली में देखने को मिलता है। तो इन सब के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगी कि सवार रहित अश्व प्रतीक है धर्मोपदेश का, महाभिनिष्क्रमण का, ज्ञान का या बुद्ध जन्म का? तो इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। बने रहें मेरे चैनल में। और अगर और भी कुछ आपको रिक्वायर्ड चाहिए और भी अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय भारत, जय हिंद।